हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एजेंट्स लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी, ये टॉपिक रह गया आपका, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है इन द सेंस कि इसमें कई सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके और कई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो एग्जाम्पल्स को भी बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको हो सकता है एग्जाम्पल की टफ लगे, तो उसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे किस तरीके से करना है। ठीक है जी। एजेंट की लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। आप कहोगे भाई ये तो हमें बात समझ में आ चुकी है। एजेंट जा रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, लाइबिलिटी को एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करके आ रहा है, लाइबिलिटी बना के आ रहा है, तो वो लाइबिलिटी बाइंडिंग है प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है जी, बेसिक बात तो बिल्कुल यही रहेगी। इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स है वो हम एक बार स्टडी मार्ट से समझ लेंगे। एजेंट डज ऑल एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बट उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी इंकर नहीं होगी। लाइबिलिटी किसकी इंकर होगी? प्रिंसिपल की ही इंकर। There is no privity of contract and passing of consideration. Agent can also cannot personally enforce contracts. भाई जो भी है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है, ये हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्लास में देखा था कि प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी के साथ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। यानी अगर थर्ड पार्टी को कोई प्रॉब्लम है या प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्यू कर सकते हैं, बट एजेंट के ऊपर स्यू नहीं किया जा रहा है। चेक करते हैं आगे, सेक्शन 226, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। एजेंट की एक्ट्स हैं, जरा तोड़ तोड़ के समझना बात को। एजेंट की एक्ट के लिए लाइबिलिटी किसकी अराइज हो रही है? प्रिंसिपल की। माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने बनाया है विद इन अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो माना क्या जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया है? वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ने खुद ही बनाया है, ऐसा माना जा रहा है। एक क्विक रीडिंग लेंगे मैं। प्रिंसिपल लायबल फॉर द एक्ट्स व्हिच आर विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। एजेंट की एक्ट जो विद इन स्कोप है उसके लिए लायबल रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, ऑब्लिगेशन जो भी अराइज हो रही हैं वो सेम मैनर में एनफोर्स की जा सकती हैं जैसे कि वो प्रिंसिपल ने खुद से बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ऐसा माना जाएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल आपने दोनों मेरे साथ समझने हैं। आप देख रहे हो कि मैं कई एग्जाम्पल स्किप कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप घर में पढ़ लेना, क्योंकि उनमें काफी हद तक बहुत सिंपल बात होती है। ठीक है जी। उसके अलावा भी बट आपको नए एग्जाम्पल समझ में आता तो आप लिख सकते हो कमेंट में, बट मैं कुछ एग्जाम्पल जरूर क्लास में करूंगी जो थोड़े से मुझे लग रहा है कि टिपिकल है कि घर में नहीं हो सकते हैं। A buys goods from B knowing that he is an agent for their sale, but not knowing who is the principal. देखो कई बार ऐसे एग्जाम्पल आएंगे और कई बार ऐसा केस लॉ भी एग्जाम में आएगा कि ना बड़े सारी बातें इकट्ठी सी लगेंगी, समझ नहीं आएगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है, कौन एजेंट है, कुछ थोड़ा सा कई बार हल्का सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपने एक छोटा सा काम करना है इसके लिए, इस तरीके का आपने चार्ट बना लेना है। ठीक है जी। कहते हैं बी एक एजेंट है, ठीक है जी, प्रिंसिपल कौन है अभी नहीं पता है। ए एक पर्सन है जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी है, बायर कह सकते हो। और सेल कौन यहाँ पे कर रहा है? सेल कर रहा है यहाँ पे बी पर्सन, एजेंट। ठीक है जी, समझते हैं वापस। ए बाय कर रहा है गुड्स फ्रॉम बी नोइंग दैट ही इज एन एजेंट, यानी कि बी पर्सन एक एजेंट है। तोड़ तोड़ के हमने बात को समझ लिया। ए एक थर्ड पार्टी है, पर ये नहीं पता कि प्रिंसिपल कौन है, यानी ए पर्सन को नहीं पता कि प्रिंसिपल कौन पर्सन है। बी प्रिंसिपल, बी का जो प्रिंसिपल है, ऑब्वियस ही बात है, अगर ए पर्सन जो परचेज कर रहा है गुड्स, बायर है, वो पैसा नहीं दे रहा एजेंट को, तो सीयू कौन करेगा? सीयू प्रिंसिपल करेगा, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी से बना है। तो जो प्रिंसिपल पर्सन है वो सीयू करना चाहता है, ठीक है ना, वो सीयू कर रहा है किसके ऊपर? ए पर्सन पे जो बायर है। बी का जो प्रिंसिपल है इज द पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम ए, जो भी पैसा लेना है गुड्स के सेल का वो कौन लेगा? वो बी पर्सन का प्रिंसिपल लेगा। एंड कैन नॉट इन अ सूट बाय द प्रिंसिपल सेट ऑफ अगेंस्ट दैट क्लेम अ डेट ड्यू टू हिमसेल्फ फ्रॉम बी। बात को समझ लेते हैं। कहते हैं बी का जो प्रिंसिपल है वो एंटाइटल्ड है क्लेम करने के लिए पैसा, ठीक है, जितना भी सामान बिका उसका पैसा ले सकता है। एंड ए जो बायर था, जब उसे पता ही नहीं है कि सेलर कौन है, असली प्रिंसिपल कौन है, उसे नहीं पता, तो क्या वो कोई सेट ऑफ कर सकता है क्लेम ड्यू टू हिमसेल्फ फ्रॉम बी?
भाई एक बात तो उसे पता है ना कि बी जो है, बी एक एजेंट है। आप ये देखो बात को, ए क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकता बी वाला, क्यों? क्योंकि ये तो पता चल गया कि बी एक एजेंट है, बट ये नहीं पता प्रिंसिपल कौन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ना पता हो प्रिंसिपल कौन है, बट ये तो पता चल गया कि बी इज ओनली एन एजेंट। ठीक है, जब वो सिर्फ एजेंट है, वो प्रिंसिपल नहीं है, तो जो बी ने ए का पैसा देना है वो इन दोनों का आपस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो तो ए और बी का आपस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब ये पता चल गया कि ये प्रिंसिपल नहीं है, तो ये वाला जो पैसा जो देना है ए ने प्रिंसिपल को, वो तो प्रिंसिपल को देना ही पड़ेगा ना। ए ने प्रिंसिपल को जितना पैसा देना है स्टॉक का, गुड्स का, वो तो वापस देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब ए बोले कि नहीं बी तुमने मेरा पैसा देना था तो मैं तुम्हें अब नहीं दूंगा, नहीं, क्योंकि ये सबको पता चल गया कि बी सिर्फ एजेंट है, वो ऑन बिहाफ ऑफ समबडी काम कर रहा है, तो वो जो समबडी है, जो प्रिंसिपल है, वो अपना पैसा नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पे सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक होती बात यहाँ तक की। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, एग्जांपल 2, A being agent with authority to receive money on his behalf received from C a sum of money, C is discharged on his obligation to pay the in question. एग्जाम्पल 2 देखते हैं, यहाँ पे सेम चीज है, एजेंट है ए, बी यहाँ पे प्रिंसिपल है, सी थर्ड पार्टी है। जब थर्ड पार्टी ने पैसा एजेंट को दे दिया, ठीक है जी, तो हम मान के चलेंगे, डील कर लेंगे कि थर्ड पार्टी ने पैसा किसको दे दिया, थर्ड पार्टी ने पैसा प्रिंसिपल को दे दिया है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है ऑन एजेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल ने खुद से ही है। एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, हो जाएगा। सेकंड देखते हैं हम, सेक्शन 227, प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी। क्या है, व्हेन एन एजेंट डज मोर देन ही इज ऑथराइज्ड टू डू, एंड व्हेन द पार्ट ऑफ दैट he does which is within his authority can be separated from the part which is beyond his authority। तो वो कौन सा ले लेगा भाई, जो उसकी अथॉरिटी का काम है वो उतना एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ए बीइंग ओनर ऑफ अ शिप एंड कार्गो, उसने बी को बोला कि तुम इंश्योरेंस ले लो 4 लाख का। ठीक होती बात, उसने 4 लाख का इंश्योरेंस ले लिया और साथ में कार्गो का भी उसने इंश्योरेंस करा। ठीक है जी। अब एक किसके लिए बाउंड है भाई, जो विद इन अथॉरिटी काम था उसी के लिए वो बाउंड रहेगा, इसके अलावा वो बाउंड नहीं रहेगा। जब भी एजेंट एक्सीड करेगा अथॉरिटी, प्रिंसिपल बाउंड नहीं है। आप कहोगे तो इंश्योरेंस कंपनी वाले थोड़ी ना बीच में आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमें तो पैसा चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि थर्ड पार्टी के ऊपर प्रोटेक्शन है, थर्ड पार्टी को इफेक्ट नहीं मिलेगा। पर पैसा किससे लेगा, ठीक है, या जो भी इफेक्ट है वो किसके ऊपर आएगा, वो एजेंट पे आएगा। सिंपल सी बात है, एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर गया था तो एजेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगी। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट अथॉरिटी इज नॉट सेपरेबल। एग्जाम्पल सीधा मैं रीड करूँ, A authorizes B to buy 500 sheep for him। A ने 500 sheep भी खरीद लिए, 200 लैम्प भी खरीद लिए, 6 लाख रुपए के। अब ये नहीं पता कि sheep कितने की और लैम्प कितने की है, तो ऐसे केस में वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करना चाहता है, खत्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आएगी, एजेंट के ऊपर आएगी। जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, वो एजेंट पर्सन बियर करेगा। आगे चलते हैं, consequences of the notices given to the agent। Any notice given or information obtained by the agent provided, highlight कर लेना है, in the course of the business transacted by him for the principal। बात को समझ लेते हैं, एजेंट को कोई इंफॉर्मेशन मिली है, पर तब मिली है जब वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है, प्रिंसिपल के यहाँ पे वो एजेंसी का काम कर रहा है, यानी वो किसी और का नहीं है एजेंट, वो उसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल का एजेंट है जिसकी बात की जा रही है। तो माना जाएगा कि जो भी उसे इंफॉर्मेशन मिली है वो प्रिंसिपल तक पहुंच गई है। पहुंची है या नहीं पहुंची अलग बात है, बट वो डीम कर लिया जाएगा कि इंफॉर्मेशन मिल गई है प्रिंसिपल को। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कई बार आप घर में अकेले होते हो तो कई बार क्या है ना, कोई मान लो आस पड़ोस में कोई किसी के घर में कुछ कीर्तन है, शादी है, कोई पार्टी है, वो आपके घर आते हैं, कहते हैं भाई ऐसा है, सबको बता देना घर में जरूर आना है, कल हमारे घर में कीर्तन है, शाम को आ जाना। ठीक है जी, ऐसे ऐसे करके इनविटेशन आ जाता है। अब वो क्या मान के चल रहे हैं, वो डीम करके चल रहे हैं भाई आपने घर में सबको बता दिया होगा, चाहे आपने बताया आप भूल गए वो आपकी गलती है, बट डीम कर लिया जाएगा कि आपने सबको घर में बता दिया है।
एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दोनों देखते हैं आपने मेरे साथ। ए इज एम्प्लॉयड बाय बी टू बाय फ्रॉम सी सर्टेन गुड्स ऑफ विच सी इज द अपरेंट ओनर। बात को समझ लेते हैं। ए ने बी को एम्प्लॉय किया, यानी कि बी कौन है, ए इज एम्प्लॉयड, यानी कि ए कौन है, एजेंट है, और बी कौन है, प्रिंसिपल है। कहता है सी से गुड्स परचेज करो। अब सी कौन है, दिख रहा है कि सी का ओनर ऑफ द गुड्स है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है हमें, और खरीद लिया जाते हैं, गुड्स ऐसे ही खरीद ले गए, ठीक है। अब होता क्या है कि जब जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है तो ए को पता चलता है, ए कौन था, एजेंट, एजेंट को पता चलता है कि ये गुड्स तो असल में किसके हैं, गुड्स असल में किसी डी पर्सन की हैं, ऐसा ए को पता चलता है, ठीक होती है बात। बट बी इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, प्रिंसिपल को नहीं पता चलता। बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ अ डेट अगेंस्ट, B is not entitled to set off a debt owing to him from C against the price of the goods। ठीक है जी। अब ये बात पता चल चुकी है एजेंट को कि गुड्स हैं डी पर्सन के, और कब पता चली है, ध्यान देना इस बात पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में ये डिफरेंस रहेगा कि एजेंट को ये बात पता चली है जब वो बिहाफ पे काम कर रहा है प्रिंसिपल, ठीक होती है बात। B is not entitled to set off a debt owing to him against from C against the price of the good। इसके लिए फिर से मैं चार्ट दिखा रही हूँ आपको। कहता है एजेंट है A जिसने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है जी। C एक सेलर है, एक्चुअल सेलर कौन है, D, बाद में पता चलता है C की एक अपरेंट ओनर है और D क्या है, असल में सेलर था। अब इंफॉर्मेशन मिल गई किसको, एजेंट को। हम मान के चलेंगे कि इंफॉर्मेशन किसको मिल गई है, प्रिंसिपल को भी मिल गई है। ये बात का ध्यान रख लेना, चाहे चार्ट कॉपी कर लेना, जैसे मर्जी कर लेना। इफ एजेंट गेट द इंफॉर्मेशन वी एज्यूम प्रिंसिपल को भी वो इंफॉर्मेशन मिली है, प्रोवाइडेड एजेंट को इंफॉर्मेशन कब मिली है, एजेंट को इंफॉर्मेशन मिली है जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो मानेंगे उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को वो इंफॉर्मेशन मिल गई है। B is not entitled to set off a debt owing to him from C against the price of the goods। ठीक है जी। कहते हैं B पर्सन जो है वो सेट ऑफ नहीं कर सकता है C के साथ कौन, क्यों, क्योंकि एजेंट को तो एक बात पता चल गई ना कि असल में तो D है सेलर, ठीक है। अब ये बात मान के चलेंगे कि बी तुम्हें भी पता है, जब बी तुम्हें प्रिंसिपल की बात पता ही है कि असल सेलर तो कौन है, डी पर्सन है, तो इसका मतलब तो साफ है कि तुम सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। क्यों सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या कहेगा वो पर्सन, है ना, जो अपरेंट ओनर है वो क्या कहेगा, सी कहेगा कि भाई असल में गुड्स ही डी के हैं। ये बात तुम्हारे एजेंट को पता थी, जब ये बात तुम्हारे एजेंट को पता थी तो हम मान के चल रहे हैं कि बात तुम्हें पता थी। जब मैं हुई ही नहीं सेलर तो तुम मेरे डेट को इस प्राइस के साथ, इस खरीद सेल के प्राइस के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो पुराना कोई डेट है, आज के डेट से एडजस्ट कर रहे हो, वो भी डेट किसका है, एक तो मेरा डेट है और एक डी पर्सन का डेट है, तुम आपस में सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बात पता थी तुम्हारे एजेंट को कि वो डी है, ठीक है, मेरा कोई और अलग पुराना चल रहा है तुम्हारे साथ लोन, वो अलग चीज है। ये साफ साफ एजेंट को पता चल चुकी है बात, ये तुम्हें प्रिंसिपल पता होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल 2 चेक करना है आपने, बिल्कुल सेम चीज है इसके अंदर भी, बस एक क्या ट्विस्ट आता है। सेकंड देखने लाइन, ए बिफोर ही वॉज एम्प्लॉयड, यहाँ काम करने से पहले वो क्या था, वो सी के यहाँ को काम करता था। जब वो सी के यहाँ काम करता था तो उसे अच्छे से बात पता थी, ठीक है, कि भाई ये गुड्स किसके हैं, डी के हैं। पर आप ये देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में फर्क क्या है भाई, यहाँ पे एजेंट, सेकंड एग्जांपल में एजेंट को कब पता चली थी ये बात, जब वो किसी और प्रिंसिपल के यहाँ काम करता था, जब कहीं और काम करता था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, पर्टिकुलर प्रिंसिपल जिसकी बात हो रही है, तब की बात उसे नहीं पता चली है ना, ये उसे पहले पता चली थी। तो ऐसे केस में आंसर डिफरेंट हो जाएगा। कहते हैं इन स्पाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ हिज एजेंट, बी को हम मान के चलेंगे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ सोचो ना, एजेंट को पुरानी तो पता नहीं क्या क्या बातें पता होंगी, ये मानना कि वो सारी बातें प्रिंसिपल को बताएगा ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, है ना। हर बात वो प्रिंसिपल को बताएगा ऐसा हम नहीं मान के चल सकते हैं। जो पहले पुरानी बात पता है वो पुरानी पता है। अगर इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के यहाँ काम करते हुए उस दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कोई बात पता चलती है एजेंट को, तब हम मान लेंगे कि हाँ वो प्रिंसिपल को पता है। बट पुरानी बातें हमारे प्रिंसिपल को पता, ऐसा नहीं।
होगा। आप कहोगे ये तो प्रूफ करना बड़ा टफ है कि पहले वाली बात पता है कि हमें बाद वाली बात पता है, आप कह सकते हो टफ है, बट हम यहाँ प्रूविंग पे नहीं जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं सेक्शन 230। एजेंट पर्सनली एनफोर्स नहीं कर सकता, ना ही बाउंड होगा। बार बार बात आ चुकी है, ये हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी एक्सेप्शंस हम चेक कर लेते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, जब कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एजेंट, सेल परचेज ऑफ गुड्स है, ठीक है, पर प्रिंसिपल कौन है, आउट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल रहता है, तो उसके बिहाफ पे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, सीयू किया जा सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जब वो फॉरेन में रह रहा है तो एक अथॉरिटी देता है। ठीक है, आप इनकम टैक्स में भी देखोगे ऐसी अथॉरिटी मिलती है, और फॉरेन से क्या यहाँ पे भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अथॉरिटी मिल रही है, फॉरेन प्रिंसिपल है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अननेम्ड है, तो ऐसे केस में सीयू किसके ऊपर होगा, एजेंट के ऊपर ही होगा। प्रिंसिपल ही इनकम्पिटेंट है, जैसे माइनर है, एजेंट लायबल रहेगा। ये नहीं कि प्रिंसिपल तो चलो माइनर है तो एजेंट लायबल नहीं होगा, नहीं। आपने बीच में एग्जांपल देखा है, बीच में स्टडी मैट में, प्रिंसिपल पर्सनली लायबल नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनर है, बट एजेंट हो सकता है। ठीक होती है बात। आगे चलते हैं सेक्शन 230। राइट ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड। If agent makes a contract with a person who neither knows nor has reason to suspect that he is an agent, नहीं पता थर्ड पार्टी को ये पर्टिकुलर पर्सन एजेंट है, मान के चल रहे हैं कि वो प्रिंसिपल है, ऐसे केस में जब प्रिंसिपल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए, अदर पार्टी के पास क्या राइट्स है, अदर पार्टी हर वो राइट एक्सरसाइज कर सकती है जैसा वो एजेंट के अगेंस्ट कर सकती है, जैसा वो मान के चलेगी कि ये प्रिंसिपल है। Principal may require the performance of the contract, but the other party, as against the principal, the same right as he would have had as against the agent if the agent had been the principal. ठीक है ना। प्रिंसिपल एक पर्सन है जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, नाम नहीं डिस्क्लोज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी किस किस को स्यू कर सकती है, भाई थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को स्यू कर सकती है, क्या कर सकती है, वो हर राइट एक्सरसाइज कर सकती है जो वो एजेंट को, वो सोच रही थी कि एजेंट ही प्रिंसिपल है ना। मान लो कि वो पर्सन श्याम है, ठीक है, एजेंट है, बट वो दिखा रहा है कि वो प्रिंसिपल है, तो जो चीजें थर्ड पार्टी, जो राइट थर्ड पार्टी श्याम या एजेंट के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकती है, वही राइट्स वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट कर सकती है, क्योंकि वो मान के चल रही थी, थर्ड पार्टी तो यही मान के चल रही थी कि जो एजेंट है वही प्रिंसिपल है। तो ऐसे केस में जब असली प्रिंसिपल की बात आती है तो ऐसा किया जा सकता है। If the principal discloses himself before the contract is completed, the other contracting party refuse to fulfill the contract. जब पता चलता है थर्ड पार्टी को कि असली में प्रिंसिपल तो कौन है, मिस्टर मालिया प्रिंसिपल है, ठीक है जी, जब पता चल गया बीच में अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो बीच में तोड़ना चाहती है, तोड़ सकती है, क्यों, क्योंकि वो ये प्रूव कर देगी कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि तुम तो सिर्फ एक एजेंट हो तो मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ना करता, ऐसा थर्ड पार्टी प्रूव कर देगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएटेड माना जाएगा। आगे चलते हैं, सेक्शन 232 समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी द प्रिंसिपल। एग्जांपल पे मैं आ जाती हूँ। पहले ए ने बी को देने हैं पैसे, ए हु ओज ₹50,000 टू बी, 1 लाख रुपए की राइस बेच दी, ठीक है जी। ए इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर सी, बाद में बोलते हैं ए कौन है, सिर्फ एक एजेंट है, बट बी हैज नो नॉलेज कि भाई ऐसा वो सिर्फ एक एजेंट है ना। सी कैन नॉट compel B to take rice without allowing him to set off A's debt। ठीक है जी, बात को समझ लेते हैं। 3 लाइनें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले 3 लाइनें आपको समझ में आ गई हो। थोड़ा सा टेक्स्ट पे मैं वापस लेके जाती हूँ ताकि एक बार बेस क्लियर हो जाए। वन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर, उसे नहीं पता, ना ही कोई रीजनेबल ग्राउंड है सस्पेक्ट करने का कि वो सिर्फ एजेंट है, ठीक है जी। Principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance subject to the rights obligations suspecting between the agent and the other party to the contract। अब बात को समझ रहे हो, क्या किसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल का, है ना। कहते हैं जब पता ही नहीं था थर्ड पार्टी को कि वो एक एजेंट है, सिर्फ मान के चला था कि वो प्रिंसिपल है, तो
प्रिंसिपल ना आके बीच में कोई इंटरफेरेंस काइंड ऑफ नहीं करेगा। अब देख रहे हो, सी जो प्रिंसिपल है कैन नॉट कंपेल बी, ठीक है, टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ एज डेट। मतलब प्रिंसिपल कह रहा है कि लॉ मेकर कह रहा है प्रिंसिपल अब बीच में मत आओ, जब तुम पहले बीच में नहीं आए थे, आपस में उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है, तो ना ही तुमने कोई शक होने दिया कि वो एजेंट है, या तो तुम डिस्क्लोज करो ना कि ये जस्ट एक एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूँ। तो अब अगर एजेंट का थर्ड पार्टी के साथ कोई पुराना लेना देना है तो वो सेट ऑफ करेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा। सेट ऑफ वो होगा क्योंकि आप प्रिंसिपल पहले भी, आप तो चुप रहे ना, आप पहले भी चुप रहे तो आप अब भी चुप रहो, आप उसे एक तरीके से प्रिंसिपल की तरह ही करना है, तो वो सेट ऑफ करेगा। थर्ड पार्टी सेट ऑफ करना चाहती है तो थर्ड पार्टी को सेट ऑफ करना अलाउड है, आपस में वो सेट ऑफ करके ही वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब प्रिंसिपल कैसे, किससे पैसे लेगा, प्रिंसिपल एजेंट से ले लेगा, बट उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का पैसा सेट ऑफ करके ही थर्ड पार्टी देगी, ऐसा वो कर सकती है। क्योंकि तुम पहले ही बीच में नहीं आए तो अब भी तुम बीच में मत आओ। आगे चलते हैं, राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। इसमें कुछ खास नहीं है, जब पर्सन डील कर रहा है ना, थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी किसके ऊपर स्यू कर सकती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, भाई वो प्रिंसिपल के ऊपर भी कर सकती है और वो एजेंट के ऊपर भी कर सकती है। इन केसेस वेयर द एजेंट इज पर्सनली लायबल, ठीक है, सिर्फ इन्हीं केसेस की बात की जा रही है, अदरवाइज आपको पता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ठीक है, पर जब साफ साफ लिखा ही हुआ है कि हाँ नहीं पर्सनली लायबल हमने करना है तो ऐसा कर सकते हैं। जब साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो ठीक है, ऐसा अलाउड है, आप एजेंट के ऊपर भी स्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखना है, A enters into a contract with B to sell him 100 bales of cotton and afterward discovered that B was acting as agent for C। यानी पहले उसे कुछ नहीं पता, यानी तुमने प्रिंसिपल पहले बोला भी नहीं है, तो अब ऐसे केस में वो किसके ऊपर करेगा स्यू, वो प्रिंसिपल के ऊपर भी कर सकता है स्यू, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल को स्यू किया जा सकता है, पर प्रिंसिपल सेट ऑफ होने से मना नहीं कर सकता है अमाउंट को, ठीक है ना, स्यू कर सकते हैं, एजेंट के ऊपर भी कर सकते हैं। ये दोनों 8th और 7th पॉइंट में आपने देखना है, प्रोटेक्शन थर्ड पार्टी को मिली हुई है दोनों तरीके से। प्रिंसिपल सेट ऑफ करना है तो तुम बीच में मत आना, हम सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि तुम पहले तुमने दिखाया नहीं कि तुम प्रिंसिपल हो, अब तुम चुप करके बैठो। पर अगर स्यू करना है थर्ड पार्टी ने तो स्यू थर्ड पार्टी एजेंट पे भी कर सकती है, और उसे पता चलता है कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के ऊपर भी स्यू कर सकती है। आगे चलते हैं, consequence of inducing agent or principal to act on belief that the principal will or agent will be held exclusively liable when person who has made a contract with an agent induces the agent to act upon the belief that principal only will be held liable। बात को समझना बहुत सिंपल इंग्लिश है, थर्ड पार्टी ने बोला कि ये देखो मैं तो लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ये समझो बात को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पढ़ा है, तुम तो कहीं से लायबल ही नहीं होगे, सिर्फ प्रिंसिपल लायबल रहेगा, उसने इंड्यूस कर, ठीक है ना, और कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया और इंड्यूसेस द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इंड्यूस कर दिया कि नहीं सिर्फ एजेंट लायबल रहेगा, ठीक है, ऐसे केस में वो दोनों को लायबल नहीं रख सकता, क्योंकि इंड्यूसमेंट हुई है, साफ साफ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन रहा देखा जाए, है ना, इंड्यूस करके किया तो थर्ड पार्टी तुम्हारी गलती है, यहाँ पे तुम किसी को, दोनों में से किसी को भी लायबल नहीं बनाओगे। आगे चलते हैं, लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट इज अ पर्सन जो अपने आप को दिखा रहा है कि वो एजेंट है, असल में उसको कोई अथॉरिटी उसे नहीं मिली है। whatsoever if the principal ratifies to act as an agent, याद आ जाएगी रेटिफिकेशन की बात, he has no liability, but if the principal refuses to ratify, वो कह रहे हैं नहीं मैं भी नहीं जानता इसको, तो वो जो एजेंट बना है, प्रिटेंडेड एजेंट है, वो नेचुरल सी बात है थर्ड पार्टी के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। इट इज टू बी नोटेड व्हेन द एजेंट पर्सनली लायबल, थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है, दोनों को कर सकती है, एज द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन इज जॉइंट एंड सेपरेट, ठीक है। आपने ना यहाँ तक करना है कॉस्ट टू हिम तक, इसलिए यहाँ तक आपने ब्रैकेट रखना है, इसके बाद आपको ये पर्सनल लेवल की यहाँ पे बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। बात को समझ लेते हैं, भाई वो खुद ही अथॉरिटी अपने आप लेकर आ रहा है ना, अथॉरिटी उसे मिली नहीं है, वो कह रहा है मेरे पास अथॉरिटी है, प्रिटेंडेड एजेंट वो बन रहा है, ठीक है, किसी तरीके से वो प्रूव कर रहा है कि भाई मेरे पास अथॉरिटी है, तो ऐसे केस में या तो रेटिफाई हो जाएगा, नहीं होगा तो एजेंट के ऊपर सारी लायबिलिटी पड़ेगी। आगे चलते हैं, 236 सेक्शन देखते हैं, पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट
not entitled to the performance. A person with whom a contract has been made into character of agent is not entitled to require the performance of it if he was in reality acting not as agent but on his own account. क्या एक पर्सन है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है इनटू द करेक्टर ऑफ एजेंट, ठीक है ना, नॉट एंटाइटल्ड टू रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ इट इफ he was in reality acting not as agent but on his own account. बात को समझना जरा, बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा एक ट्रिक है इसके अंदर। कह रहे अपने असल में क्या हुआ है, रियलिटी में वो एजेंट नहीं है, ठीक है, अपने ओन अकाउंट से वो काम कर रहा है, मतलब कि वो खुद ही पर्सन है बट वो कह रहा है कि मैं एजेंट, ठीक है जी। ऐसे केस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे एंटाइटलमेंट नहीं है। सो सिंपल सी बात है ना, एक पर्सन आया एजेंट, आपको पता है कि ये पर्सन है मिस्टर ए, बिल्कुल बेकार पर्सन है, आपको पसंद नहीं है पर्सन, आपको पता है कि ये पर्सन के ज्यादा हेराफेरी कर सकता है। आपने कहा कि भाई नहीं मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, वो कह रहा नहीं मैं तो सिर्फ एजेंट हूँ, इस बार आपको पक्का माल मिलेगा क्योंकि प्रिंसिपल तो कोई और है, ये देखो ये मेरा प्रिंसिपल है, इसका इतना है, इसका ये है, इसका वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके बहुत उसके बारे में तारीफ करता है। अब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हो, ठीक है ना। ऐसे केस में आप बताओ जो पर्टिकुलर पर्सन एजेंट है वही असल में उसी का काम है, वो प्रिटेंडेड ये बन रहा है एक तरीके से, तो ऐसे केस में क्या उस पर्सन का कोई राइट रहेगा? भाई वो तो फिर से एक तरीके से फ्रॉड ही कर रहा है ना यहाँ पे, तो वो एंटाइटल्ड ही नहीं है, वो रिक्वायर ही नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी को कह नहीं सकता कि तुम स्टॉक दो या पैसा दो या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने पहला ही एक झूठ क्या बोल दिया कि मैं तो सिर्फ एजेंट हूँ, असल में वो प्रिंसिपल है। थर्ड पार्टी को ये बात पता चलती है, थर्ड पार्टी तो भाग गई, वो कह रही मैंने तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना। अब वो जो पर्सन है ना एजेंट जो बना हुआ है वो जाता है, कहते हैं नहीं स्टॉक तो दो, स्टॉक तो दो, मैंने पैसा दिया है। तो इस तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटाइटल्ड ही नहीं है, जो पर्सन खुद को एजेंट कह रहा है बट असल में अपने ही अकाउंट पे वो काम कर रहा है ना, ओन अकाउंट पे वो काम कर रहा है, ऐसा पर्सन एंटाइटल्ड नहीं है टू रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो थर्ड पार्टी को फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं बना है। आगे देख लेते हैं, लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स वर ऑथराइज्ड। सिर्फ हेडिंग देखनी है, इसका आपने डिटेल में नहीं जाना। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी देखो, जो खुद ही दिखाया जा रहा है, लोगों को बता रहा, बोल रहा है या बिलीव करने में कर रहा है मजबूर कि भाई ये जो इसके एक्ट है वो अनऑथराइज नहीं है, ये तो ऑथराइज है, मैंने इसको इतनी अथॉरिटी दी है, ऐसा प्रिंसिपल कर रहा है। एग्जाम्पल देखने में सीधा, ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल अंडर अ फिक्स्ड प्राइस। सी को पता नहीं है ऐसे इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है, तो वो लोअर प्राइस पे कर गया। अब ऐसे केस में ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बाउंड है? क्योंकि तुमने तो अनऑथराइज्ड एक्ट को ऑथराइज दिखाया है ना। गिव्स इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल, बट सी को ऐसी कोई बात पता ही नहीं है, इग्नोरेंट ऑफ बी's इंस्ट्रक्शन, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय द गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द रिजर्व प्राइस। तो मुझे बात बताओ, क्या प्रिंसिपल को पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना? प्रिंसिपल को तो ये बात पता होगी कि भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब तुम उसके अनऑथराइज्ड एक्ट को ही एक तरीके से चुप हो उसके ऊपर, ठीक है, तुम उसके ऊपर साइन कर रहे हो या कुछ भी तरीके से कर रहे हो, तो वो माना जाएगा कि तुम उससे बाउंड हो जाओगे। यानी अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए तुमने उसको बिलीव किया कि ऑथराइज्ड है, तो तुम भी उसके लिए लायबल बनोगे। आगे चेक करते हैं, इफेक्ट ऑन अग्रीमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड बाय द एजेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड एजेंट किया है, सेम इफेक्ट माना जाएगा जैसा कि वो खुद से करता, प्रिंसिपल करता तो होता, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल एक बार अपने इसके रीड कर लेंगे हैं। इंड्यूस किया हुआ है, अवॉइडेबल हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब इसका टेस्ट होना है आपका मंडे को, आपका ऑडिट या अकाउंट्स में दोनों में से जो एक चैप्टर आपका मिसिंग है। कुछ बच्चों ने अकाउंट्स का दिया था, कुछ बच्चों ने ऑडिट का दिया था। जो दूसरा चैप्टर रहेगा आपका वो आपने टेस्ट दे देना मंडे को, ठीक है। उसके बाद 1 वीक का टाइम मैं आपको दे रही हूँ नेक्स्ट सैटरडे को, यानी आज 27 है ना, तो आज से 7 डेज काउंट कर लो। नेक्स्ट सैटरडे को आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टेस्ट होगा, ठीक है। ये आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इसलिए बहुत स्कोरिंग आपका चैप्टर रहेगा।